हेलो एवरीवन, आज हम इंटीग्रेशन के कुछ प्रॉब्लम देखने वाले हैं। जो हमने असाइनमेंट में प्रॉब्लम दिए थे उनका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जैसे कि हमने कहा असाइनमेंट इम्पोर्टेंट है, दैट्स व्हाई। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स। फर्स्ट वन इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² - cos x sin square x dx। ओके, तो अभी इसमें जैसे कि दो टर्म दिए गए हैं और इंटीग्रेशन के रूल के अनुसार अगर एक से ज्यादा टर्म है तो हर एक टर्म को इंटीग्रेट करना है। प्लस आपको ये भी इंश्योर करना है कि गिवन जो एग्जांपल्स, गिवन जो टर्म्स हैं वो इंटीग्रेबल है क्या। इंटीग्रेबल मतलब डायरेक्टली उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो टर्म्स है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों टर्म को इंडिविजुअली इंटीग्रेशन का सिंबल दे देंगे, मतलब इंटीग्रेट ऑपरेटर अप्लाई कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पे हमने ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमें cos x / sin square x दिया गया है, तो cos x / sin square x, इसको ये डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं है तो इसे हमें कन्वर्ट करना है, इंटीग्रेबल फॉर्म में। तो अगर cos x / sin square x कभी भी इंटीग्रेशन में इंटीग्रैंड की तरह दिख रहा है तो उसे हमें इसी तरह से सॉल्व करना चाहिए। 1/sin x × cos x / sin x, हम cos x / sin square x को इस तरह से लिख सकते हैं। 1/sin x मतलब cosec x एंड cos x / sin x मतलब cot x। ओके, 1/1 + x² तो स्टैंडर्ड है और ये हो गया cosec x × cot x, जैसे कि मैंने कहा। अब ये cosec x × cot x ये इंटीग्रेबल फंक्शन है, ये आपको फॉर्मूलिस में भी दिखेगा। इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्टली लिख सकते हो। अब देखो, हमने अभी इंडिविजुअली दोनों को इंटीग्रेंट दे दिया, ठीक है। आप पहले इसको इंटीग्रेशन दे दो, उसके बाद इसको कन्वर्ट करो तो भी चलेगा। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया है, इसे इंटीग्रेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके फिर इंटीग्रेशन दिया है, ये भी चलेगा। ठीक है, सो हमने दोनों टर्म्स को इंडिविजुअली इंटीग्रेशन दे दिया। विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें इंटीग्रेट करना है दोनों को। सो 1/1 + x², ये इंटीग्रेबल फंक्शन है और इसका इंटीग्रेशन आप देख सकते हो फॉर्मूलीज में। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/1 + x², इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स ऑफ x/1 और tan इनवर्स ऑफ x + c, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे, tan इनवर्स x + cosec x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x × cot x, cosec x × cot x आप लोग फॉर्मूलीज में देख सकते हो। इसका इंटीग्रेशन -cosec x होता है प्लस c। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, एक इंटीग्रैंड है, इंटीग्रेबल इंटीग्रैंड है, यानी इंटीग्रेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं बाय फॉर्मूलीज, तो हम उसमें प्लस c लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे एक से ज्यादा टर्म है और दोनों को इंटीग्रेट कर सक रहे हैं तो हम वन टाइम ही प्लस c देते हैं। ठीक है, प्लस c कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अभी जैसे कि ये -cosec x है और यहाँ पे माइनस साइन है, तो जब हम इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे तो कैसा रहेगा, 1/1 + x² का इंटीग्रेशन, 1/1 + x² का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cosec x × cot x विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, इसका इंटीग्रेशन जैसे कि हमने लिखा क्या है, tan इनवर्स ऑफ x, माइनस इसका इंटीग्रेशन जैसे कि हम देख सकते हैं क्या है, -cosec x प्लस c। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फाइनली आंसर tan इनवर्स ऑफ x + c cosec x + c। ओके, tan इनवर्स ऑफ x + cosec x + c, फाइनली इसका आंसर मिलेगा हमें। ओके, तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 1/x cos² x × log x। अब आप जो इंटीग्रेंड दिया गया एक ही टर्म है और उसमें डिनोमिनेटर में 1/x × cos² ऑफ log x दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे cos² ऑफ log x यानी कि कंपोजिट फंक्शन है। cos x स्टैंडर्ड है, ठीक है, अगर x की जगह कोई फंक्शन ऑफ x आ जाता है तो कंपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर से x की जगह पे लीनियर नहीं है, सिर्फ log x दिया गया है। तो आपको जब ऐसी सिचुएशन मिलती है तो सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज होगा। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, अगर आपको फंक्शन, ठीक है, अगर आपको कंपोजिट फंक्शन दिख रहा है प्लस डेरिवेटिव दिख रहा है इंटरनल फंक्शन का, जैसे कि यहाँ f(x) है,
जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, या एफ ऑफ एक्स का कोई फंक्शन दिया गया है और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव प्रेजेंट है इंटीग्रेट करने के लिए, तो आप लोग डेफिनेटली क्या करोगे, आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे एफ ऑफ एक्स को एस टी। ठीक है, जैसे कि हमारा फंक्शन एक्स का जो फंक्शन है, ठीक है, वो टी से रिप्लेस हो रहा है, यानी न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो डेफिनेटली dx नहीं, हम t से ही डिफरेंशिएट करेंगे, यानी dt से। तो हमें क्या करना है, जो रिलेशनशिप हमने एस्टेब्लिश किया है, सपोज किया है, उसे हमें डिफरेंशिएट करना चाहिए, ये रूल है। जब भी आप सब्स्टिट्यूशन यूज करते हो, न्यू वेरिएबल आप इंट्रोड्यूस करते हो, तो जो इंटीग्रैंड है वो भी न्यू वेरिएबल के हिसाब से ही इंटीग्रेट होगा, यानी कि dx की जगह dt आना चाहिए। पर डायरेक्टली नहीं लिख सकते, हम उनके रिलेशन से लिखेंगे कि क्या होगा, dx की जगह dt किस तरह से आएगा। तो रिलेशनशिप क्या है, हमने एस्टेब्लिश किया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टी। इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड। ओके, तो डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है एफ डैश ऑफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ टी डी टी अपॉन डी एक्स। ओके, अब ये डी एक्स जो है ये एफ डैश ऑफ एक्स के साथ लेके रखो, ये डी टी। तो आप देख सकते हो एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स जो है उसको डी टी से रिप्लेस कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये पूरा डी टी से रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ जी ऑफ टी हो जाएगा, यानी कि हमारा जो इंटीग्रेंड है वो जी ऑफ टी इंटू डी टी, यानी फंक्शन ऑफ टी इंटू डी टी। और ये फंक्शन ऑफ टी डेफिनेटली इंटीग्रेबल फंक्शन ही आपको मिलेगा। ओके, तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन यूज करना है हमें इंटीग्रेट करने के लिए। ये इन जनरल बताया मैंने, एफ ऑफ एक्स की जगह जैसे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे लॉग एक्स है और उसका डेरिवेटिव 1/x भी प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो किसी भी तरह से हो सकता है, जैसे 1 यहाँ पे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसा है यहाँ पे सिचुएशन। तो फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन न्यूमेटर में हो डिनोमिनेटर में हो, लेकिन जो इंटरनल फंक्शन है, जैसे यहाँ एफ ऑफ एक्स की बात करें, उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली आप सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज करोगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जैसे कि log x दिया गया है और 1/x इसका डेरिवेटिव दिया गया है, तो हमें log x को t से रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी सब्स्टिट्यूशन यूज करना है इसे सॉल्व करने के लिए। सब्स्टिट्यूशन यूज कैसे करते हैं, इस तरह से, ताकि गिवन जो इंटीग्रैंड है वो इंटीग्रेबल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए। जरूरी नहीं है गिवन जो इंटीग्रैंड है वो इंटीग्रेबल ही हो, यानी कि डायरेक्टली हम फॉर्मूलीज में से उसका इंटीग्रेशन लिख सके, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार हमें सब्स्टिट्यूशन या कोई और मेथड यूज करना पड़ सकता है, और भी मेथड है। u इंटू वी के लिए बाय पार्ट रूल यूज होता है, एक पार्शियल फ्रैक्शन है। ये 3 मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है जिसमें से पहला हम देख रहे हैं। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हुए पहले हम सपोज करेंगे कि गिवन इंटीग्रल जो है वो i की इक्वल है। इसके बाद हम log x इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ द साइड। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, डी डी एक्स ऑफ log x इक्वल टू डी डी टी ऑफ डी डी टी अपॉन डी एक्स, जैसा मैंने अभी बताया। ऑन बोथ साइड x से डिफरेंशिएट किया, ठीक है, तो डी टी का डेरिवेटिव जो है वो डी टी बाई डी एक्स मिलेगा। log x का डेरिवेटिव हम अभी देखेंगे यहाँ पे क्या मिलेगा, डी एक्स। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, ये हुआ डी टी अपॉन डी एक्स के इक्वल। अब जस्ट क्या करना है, जो ये डी एक्स है इस तरफ लेके जाओगे तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा, सो हमें 1/x डी एक्स इक्वल टू डी टी मिला। तो हम ये इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन 1 मतलब ये गिवन इक्वेशन जो है इसको इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूशंस जो भी हैं। तो अभी log x इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट करते हुए और ये dx और dt का रिलेशन यूज करते हुए, ये 1/x जो है यहाँ पे देख रहे हो 1/x दिया गया, ये और dx ये साथ में मिलके कैसे, मतलब i को हमें कैसे लिखा है, इसके लिए 1/x dx, ठीक है, न्यूमरेटर में, और ये cos स्क्वायर ऑफ log x, ठीक है। log x की जगह t रख दिया, 1/x dx की जगह dt रख दिया, तो हमें मिला 1/cos स्क्वायर t इंटू डी टी। सो अब हमें ये t से इंटीग्रेट करना है। आप हमेशा याद करना, याद रखें, जब भी सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हो तो हम न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी x के किसी फंक्शन को t से रिलेट कर रहे हैं, तो अब हमें dx और dt का रिलेशन भी फाइंड करना पड़ेगा, और अकॉर्डिंग टू दैट dx और dt, dx की जगह dt सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं 1/x dx को dt से रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिलेशन हमें dx और dt का रिलेशन इस तरह से एस्टेब्लिश हुआ है। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो अभी 1/cos स्क्वायर t ये हमारा इंटीग्रेबल फंक्शन है, लेकिन cos स्क्वायर 1/cos क्या होता है, सेक, तो उसे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ऑफ t। सेक स्क्वायर ऑफ t क्या है, ये इंटीग्रेबल फंक्शन है। सेक स्क्वायर ऑफ x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है,
10x प्लस सी। तो जस्ट x की जगह t दिया गया है, तो यानी कि अकॉर्डिंग टू दैट सेक स्क्वायर ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू dt अगर इंटीग्रेट करेंगे तो उसका इंटीग्रेशन 10t प्लस सी आएगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट 10t प्लस सी, पर t क्या है हमारा, t को जब हम सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं इनडेफिनाइट मतलब विदाउट लिमिट, जो हमारा ये फर्स्ट पार्ट चल रहा है उसकी बात कर रही हूँ मैं। विदाउट लिमिट, इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं है, यानी इनडेफिनाइट इंटीग्रल है। तो इसमें हमें जब भी सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं तो हमने देखा dx dt के रिलेशन का भी यूज करते हैं, dx और dx को रिप्लेस करने के लिए dt dx में रिलेशन एस्टेब्लिश करके इसको रिप्लेस किया जाता है। एंड लास्टली जब हम इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं हमें क्या मिलता है, फंक्शन इन t, और इसको क्या करना है, फिर से x में रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे आपको t क्या था, x के फॉर्म में log x, तो जैसे वो रीसब्स्टिट्यूट करना है। सो 10 ऑफ log x प्लस c, ये रहा इसका फाइनल आंसर। और नेक्स्ट एग्जांपल, tan क्यूब ऑफ x dx। आप लोग फॉर्मूलीज में देखो प्रॉपर्ली, जो आपको फॉर्मूलीज की लिस्ट दी गई है, tan x का इंटीग्रेशन है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन है, लेकिन क्यूब टाइप का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं है डायरेक्टली। मतलब ही ये जो फंक्शन है वो डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं है। तो हमें भी क्या करना चाहिए, ठीक है, अभी सब्स्टिट्यूशन अगर हो सकता है तो सब्स्टिट्यूशन, अदरवाइज गिवन फंक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट करो कि वो इंटीग्रेबल फॉर्मेट में आ जाए। ठीक है, आइदर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका इक्विवेलेंट फॉर्म लिखे कोई ऐसा जो इंटीग्रेबल हो। ठीक है, तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन तो नहीं आएगा क्योंकि ना tan x का यहाँ पे डेरिवेटिव प्रेजेंट है, ठीक है, ना ही tan क्यूब x का, t क्यूब का, यानी क्यूब का ना ही यहाँ पे डेरिवेटिव है, ना ही tan x का डेरिवेटिव है। सो डेफिनेटली हम इसे, और वैसे भी ये फंक्शन जो है ये एग्जैक्टली क्या है, tan x का क्यूब, मतलब इंटरनल फंक्शन है tan x। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए tan x का यहाँ पे डेरिवेटिव भी होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन में, बट वो नहीं है। तो हमें डेफिनेटली इसको किसी और वे में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, यानी कि सम ऑफ सम फंक्शंस, सम ऑफ सम फंक्शंस विच आर इंटीग्रेबल। ठीक है, जैसे हम cos अपॉन cos x अपॉन sin स्क्वायर x फर्स्ट एग्जांपल में कर चुके वैसा। तो अभी हम इसे क्या करेंगे, tan क्यूब x को पहले तो हम इसे आई से आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि i इक्वल टू tan क्यूब ऑफ x है। अब tan स्क्वायर x इंटू tan x लिख सकते हैं इसे। tan स्क्वायर x बाय फंडामेंटल आइडेंटिटी होता है sec स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, तो tan स्क्वायर x के प्लेस पे हमने sec स्क्वायर x लिखा। ओके, sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखा। ओके, sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखा, किसको, tan स्क्वायर x को बाय फंडामेंटल आइडेंटिटी। देन अब हम क्या करेंगे, ये जो दो टर्म है इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे tan x के साथ, तो हमें मिलेगा tan x इंटू sec स्क्वायर x माइनस tan x, इसको इंटीग्रेट करना है। अब ये दो टर्म हो गए, दोनों टर्म को इंडिविजुअली इंटीग्रेशन दे देंगे, tan x sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब यहाँ पे tan x इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको हम इंडिविजुअली इंटीग्रेट करेंगे, और tan x का इंटीग्रेशन आपको पता है log ऑफ mod ऑफ sec x होता है, आप देख सकते हो। ओके, अगर आप देखोगे tan x का इंटीग्रेशन क्या है, यहाँ पे हमें क्या है, इंडिविजुअली हमने इंटीग्रेशन दे दिया, तो हमें सेकेंड टर्म में tan x का इंटीग्रेशन लिखना है। tan x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ mod ऑफ sec x प्लस c। ठीक है, सो यूजिंग द फॉर्मूला, फर्स्ट पार्ट में हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x रेज टू n इंटू f ऑफ x। एक्चुअली tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि अगर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव एनी हाउ प्रेजेंट है, n की वैल्यू यहाँ पे 1 दी गई है। ठीक है, यहाँ पे tan x का 1 पावर है। ठीक है, ये रहा हमारा f ऑफ x,
और ये रहा इसका एफ डैश ऑफ एक्स यानी डेरिवेटिव। तो अगर दोनों प्रोडक्ट में है और यहाँ पे n पावर मतलब 1 पावर दी गई है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज टू n+1 अपॉन n+1 + c। ओके, तो एफ ऑफ एक्स इज टू n+1 अपॉन n+1 अगर हम अप्लाई करते हैं फॉर n इक्वल टू 1 यहाँ पे यूज करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमें इसके हिसाब से क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स 10x है, n 1 है और एफ डैश ऑफ एक्स sec² x दिया गया है। सो अकॉर्डिंग टू दिस tan ऑफ 1+1 अपॉन 1+1 मिलेगा। ओके, सो 10x इज टू 1+1 अपॉन 1+1 माइनस log 10x का डेरिवेटिव log ऑफ sec x होता है प्लस c कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो अभी फाइनली आंसर tan² ऑफ x अपॉन 2 माइनस log ऑफ sec x प्लस c, ये रहा इसका फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। 1/4 माइनस x² dx। जब भी आपको 1/, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले x² प्लस ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये इस तरफ कहाँ मिले, या अंडर रूट ऑफ ax² प्लस bx प्लस c मिले, ठीक है, ये दोनों मिले तो आपको इसमें थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्टली अगर आपको ax² प्लस c मिलता है या अंडर रूट ऑफ ax² प्लस c मिलता है, ठीक है, ये माइनस भी हो सकता है, जैसे भी 1/c माइनस ax² ऐसा भी मिल सकता है, ठीक है, 1/c माइनस ax² अंडर रूट ऐसा भी मिल सकता है। इनमें से जो भी सिचुएशन भी हो, आपको कौन से फॉर्मूलीज यूज होंगे जो 1/x² टाइप के हैं, लाइक 1/x² प्लस माइनस a², ठीक है, या 1/अंडर रूट ऑफ x² प्लस माइनस a², 1/अंडर रूट ऑफ a² प्लस माइनस x², या 1/a² प्लस माइनस x²। इस टाइप में इसमें से किसी भी टाइप में आप एक्सप्रेस कर सकते हो। नो डाउट यहाँ पे सभी में x² का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, आप देख सकते हो। यानी फॉर्मूला अप्लाई करने के पहले हमें क्या देखना है कि x² का कोएफिशिएंट डेफिनेटली 1 होना चाहिए, अदरवाइज हम फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के इंटीग्रेंट्स के लिए अगर हमें उसे इंटीग्रेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो वो रहे ये इंटीग्रेबल फॉर्मेट है, ठीक है। ये दोनों के एग्जाम्पल मैं बता दूंगी आपको, बाकी के जो है ये वाले, बाकी इन सब में तो जैसे आपको ये जैसे ये दिया गया है, अगर इस टाइप का है तो a कॉमन निकालो, ठीक है, ये मिलेगा, a कॉमन निकाला तो x² प्लस c अपॉन a मिलेगा, 1/a कांस्टेंट इसे बाहर रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इसको, ठीक है। ऐसे ये फिर सिर्फ फॉर्मूला यूज होगा, इसके लिए जो फॉर्मूला होगा जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, इसके लिए जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे फिट होगा। सो इसी तरह से पहले तो x² का कोएफिशिएंट हमें 1 कर देना है बाय टेकिंग द कोएफिशिएंट कॉमन थ्रू आउट, ठीक है। अगर इस तरह का है तो हमारे पास इसी तरह का एग्जांपल है, a माइनस x², c माइनस x² टाइप, यहाँ a की वैल्यू 1 है ऑलरेडी, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x 1 है ऑलरेडी, तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट हमें क्या चाहिए, अगर x² है तो यहाँ a² होना चाहिए, मतलब जो नंबर है उसको स्क्वायर ऑफ समथिंग एक्सप्रेस करना है, तो ये इस फॉर्मेट में हो जाएगा। और इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, आप फॉर्मूलेस में देख सकते हैं। सी पहले तो इसको i से असाइन करेंगे, i को इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 माइनस x² dx, 1/2² माइनस x² dx, 4 का हमने 2² लिख सकते हैं। अब ये इस फॉर्मेट में हो गया 1/a² माइनस x², और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ नो, ठीक है। अगर हमारे पास 1/a² माइनस x² इस टाइप का है फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2a इंटू लॉग ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम, a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, जस्ट 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, x के प्लेस पे x दिया गया है, जैसे a के प्लेस पे 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको 2² माइनस 1/2² माइनस x² का इंटीग्रेशन मिल जाएगा। a की जगह जस्ट 2 सब्स्टिट्यूट करो जहां भी a दिखता है, तो यूजिंग द फॉर्मूला
वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स पर डी एक्स, वन अपॉन 2a log ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। 2 a इक्वल टू 2 जस्ट सब्स्टिट्यूट करोगे ऑन बोथ द साइड तो आपको इसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा विच इज आई इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 2 log ऑफ 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस सी, यानी फाइनली 1 अपॉन 4 log ऑफ 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस सी। ये रहा इंटीग्रेशन इस फंक्शन का। और नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं फिफ्थ। अब ये रहा डेफिनाइट इंटीग्रल का प्रॉब्लम है। डेफिनाइट इंटीग्रल कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले डेफिनाइट इंटीग्रल का, अगर सपोज करो एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी है, ओके, सो विद इन द लिमिट्स यानी कि एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी हमें इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसका मतलब ज्योमेट्रिकली क्या रहता है, वो ये फंक्शन है, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं जस्ट डेफिनाइट इंटीग्रल, मतलब कि हम इसकी एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। इसको इंटीग्रेट करने का यानी अंडर दिस फंक्शन जो भी हमारा एरिया रहेगा उसको हम एक्सप्रेशन वाइज फाइंड आउट कर रहे हैं इनडेफिनाइट में। लेकिन अगर हम ए टू बी, ओके, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स का कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी, सो एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी, अगर हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग क्या रहता है, ठीक है। अगर इनडेफिनाइट रहा तो मतलब अंडर द कर्व हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं एरिया अंडर द कर्व के लिए, बट अगर हम लिमिट अप्लाई करें यानी एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी, इसको हम इंटीग्रेट करें, इसका मतलब हम एक वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक वैल्यू मिलेगी और वो वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे, अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन ऑलरेडी है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस सी की वैल्यू एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी, इसका मतलब है। और ये लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर इंटीग्रेबल, सबसे पहले फंक्शन का इंटीग्रेशन लिख लेना है विद इन द लिमिट, इस तरह से लिमिट दर्शानी है कि इस लिमिट के अंदर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका मतलब क्या रहता है, इस लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू बी, वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी एट एक्स इक्वल टू बी माइनस वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी एट एक्स इक्वल टू ए, अपर लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट अपर लिमिट माइनस वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट लोअर लिमिट। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस सी एट एक्स इक्वल टू बी क्या होगा, एफ ऑफ बी प्लस सी माइनस वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस सी, सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये एफ ऑफ बी प्लस सी माइनस एफ ऑफ ए माइनस सी, तो सी माइनस सी कैंसिल, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं रहता है किसमें, डेफिनाइट इंटीग्रल में। डेफिनाइट का मतलब विद इन द लिमिट, अगर आपको इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए कहा जाए तो हमें क्या फाइंड करना है, इनडायरेक्टली वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन एट बी माइनस वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेबल फंक्शन, वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन एट बी माइनस वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन एट ए, ठीक है। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि गिवन फंक्शन का इंटीग्रेशन कौन सा फंक्शन है, ठीक है, जो भी फंक्शन होगा उसकी वैल्यू हमें अपर लिमिट में माइनस वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट लोअर लिमिट लिखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर आप लिख रहे हो तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 होता है प्लस सी। अगर अब आप एक एक्स इक्वल टू 1 टू एक्स इक्वल टू 2 लिमिट अप्लाई करके एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो तो एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है डेफिनेट में, 1 टू 2, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट 2 क्यूब अपॉन 3 माइनस वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट 1 क्यूब अपॉन 3, देखा, इस तरह से हमें लिमिट अप्लाई करनी है, 8 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 यानी 8 माइनस 1 अपॉन 3 यानी 7 अपॉन 3, इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं डेफिनाइट इंटीग्रल, ओके। तो इसी तरह से हम इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सी दिस आई से पहले असाइन किया 429 1 अपॉन एक्स रेज़ टू 3/2 dx, अब एक्स रेज़ टू 3/2 1 अपॉन एक्स रेज़ टू 3/2 है, तो इसको हम बाय फंडामेंटल बाय लॉ ऑफ इंडाइसिस न्यूमरेटर में अगर लिखे तो जस्ट क्या होगा, उसकी जो पावर है वो नेगेटिव लिखनी पड़ेगी,
क्योंकि हमने ये देखा लॉ ऑफ इंडाइजेशन, a रेज टू माइनस m इक्वल टू 1 अपॉन a रेज टू m, और 1 अपॉन a रेज टू m कैन बी राइट एज a रेज टू माइनस m. सो सिमिलरली हमने क्या किया, पावर में लेके गया x को, तो उसकी पावर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x रेज टू समथिंग दिया है डिनोमिनेटर, तो इजीली उसको पावर में लिखने के लिए ले सकते हैं, बस उसकी पावर की साइन क्या है, चेंज हो जाएगी. अब ये x रेज टू n टाइप का हो गया ना, x रेज टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ओके, प्लस c. अब जैसे कि डेफिनेट है तो प्लस c लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए हम सिर्फ क्या लिखेंगे, s रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन. n की वैल्यू क्या है, -3/2. ओके, सो -3/2 प्लस वन अपॉन -3/2 प्लस वन फ्रॉम 4 to 9. अब हम पहले तो x की पावर जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे, तो -1/2 अपॉन -1/2. सो इसका सिंप्लीफिकेशन -2 अपॉन अंडर रूट ऑफ x, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x फ्रॉम 4 to 9 होगा. अब -2. अब हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट अपर लिमिट विच इज 1 अपॉन रूट 9, सिर्फ x को रिप्लेस करना है 9 से. फिर वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन माइनस वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट लोअर लिमिट, सो माइनस वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन 1 अपॉन रूट x की वैल्यू 4 पे क्या होगी, 1 अपॉन रूट 4. सो सिंप्लीफाई करेंगे, -2 अपॉन -2 इंटू रूट 9 मतलब 3 होता है, रूट 4 मतलब 2 होता है. सो सिंप्लीफाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफाई करेंगे, फाइनली आंसर हमें मिल रहा है 1/3. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन. डेफिनेट इंटीग्रल मतलब एक वैल्यू रहता है, इनडेफिनेट मतलब फंक्शन का इंटीग्रेशन, अगेन फंक्शन एक्सपेक्टेड है. 0 to π/2 1 upon 1 plus tan x dx, इसको इंटीग्रेट करना है. 1 upon 1 plus tan x ये डायरेक्टली इंटीग्रेबल फंक्शन नहीं है, इसे इंटीग्रेट करने के लिए इसे किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो इजी हो. यहाँ पे प्रॉपर्टी मेथड भी यूज कर सकते हैं. प्रॉपर्टी मेथड यानी कि कौन सा वाला प्रॉपर्टी रहता है, आप प्रॉपर्टी मेथड प्रॉपर्टीज देख लो डेफिनेट इंटीग्रल्स की. a to b इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx, this can be write as a to b f of a plus b minus x dx. मतलब अगर हम फंक्शन में इंटीग्रेंड में जो फंक्शन है उसमें x को रिप्लेस करें सम ऑफ द लिमिट माइनस x से, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है वो सेम रहती है एज इट इज. ठीक है, ये प्रॉपर्टी है जो बहुत बार यूज होती है टू सिंप्लीफाई द गिवन कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन टू फाइंड द इंटीग्रेशन. डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट करने जाएंगे तो ये बहुत ही लंबा हो जाएगा, और अगर हम प्रॉपर्टी यूज करके करेंगे तो ये क्वाइट सिंपल लगेगा. सो दैट्स व्हाई हम लोग प्रॉपर्टी यूज करने के लिए पहले तो क्या है यहाँ पे, ये जो tan x 1 upon 1 plus tan x 1 upon 1 plus cot x दिया रहता है ना, तो उसको सबसे पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कर देना चाहिए, बहुत इजी हो जाता है. सो हम लोग इसलिए क्या करेंगे, इसको प्लस tan x dx पहले तो i से असाइन किया. अब हम इसको क्या कर रहे हैं, tan को sin x अपॉन cos x लिख रहे हैं. tan x sin x अपॉन cos x होता है. उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अभी डिनोमिनेटर सेम करते हुए, ठीक है, इसके डिनोमिनेटर सेम करते हुए उसको सिंप्लीफाई करते हुए क्या हो जाएगा, cos अपॉन cos x प्लस sin x मिलेगा. ठीक है, सपोज करो ये इक्वेशन 1 है. ठीक है, सपोज दिस इज इक्वेशन 1. ओके, फिर इसके बाद प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं यही वाली, a 0 to a f of x dx इक्वल टू 0 to a f of a माइनस x, क्योंकि अपर लिमिट a है, लोअर लिमिट 0 है यहाँ पे, तो हम लोग ऐसे भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. ये भी एक प्रॉपर्टी है, सेम इसकी कोरोलरी ही है, इससे ही ऑब्टेन हुई है. ठीक है, a के प्लेस पे 0 है, b के प्लेस पे a है जस्ट. तो ये प्रॉपर्टी अगर हम यूज करेंगे, हियर a इज इक्वल टू π/2, a की वैल्यू π/2 है, कंपेयर करो, और यहाँ पे x रिप्लेस होगा a माइनस x से अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला. तो हमें न्यू जो इंटीग्रल मिलेगा और x रिप्लेस होगा π/2 माइनस x से. a π/2 है, x रिप्लेस होगा a माइनस x से, मतलब x रिप्लेस होगा π/2 माइनस x से अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला. सो cos of π/2 माइनस x अपॉन cos of π/2 माइनस x प्लस sin of π/2 माइनस x dx. हमने क्या किया,
ये फॉर्मूले के अनुसार क्या किया हमने, जहां भी x था उसे रिप्लेस किया, जहां भी x था उसे हमने रिप्लेस किससे किया, सम ऑफ दी अपर एंड लोअर लिमिट माइनस एक्स से, यानी पाई बाय 2 माइनस एक्स से, सी पाई बाय 2 माइनस एक्स, जहां भी x है वहां पे। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब जैसे कि cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन एक्स होता है एंड साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स cos एक्स होता है, सो दैट्स व्हाई ये कन्वर्ट होगा इस तरह से, साइन एक्स प्लस cos एक्स। ओके, यहाँ माइनस नहीं आएगा, साइन एक्स पाई बाय 2 माइनस एक्स cos एक्स होता है, cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन एक्स होता है, दैट्स व्हाई हमें ये मिला। सो दिस इज इक्वेशन 2। ओके, तो अभी 1 एंड 2 हमें मिल चुके हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब हम इस तरह से प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो जनरली क्या होता है, फर्स्ट आय जो हमारे पास है फिर प्रॉपर्टी यूज करके सेकेंड आय मिलता है, मतलब इसका इक्विवेलेंट फॉर्म, उन दोनों को ऐड किया जाता है इन जनरल। ठीक है, तो एडिंग 1 एंड 2 व्हाट वी गेट, लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगा आई प्लस आई, राइट हैंड साइड से ऐड होगा 0 टू पाई बाय 2 cos x प्लस साइन एक्स, एंड यहाँ पे 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन cos x, इक्वेशन 2। अब 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 हम कॉमन निकाल रहे हैं, इन कॉमन हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज के अनुसार, अगर आपके पास a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस a टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स ऐसा दिया गया है, तो बाय एडिशन प्रॉपर्टी जो फर्स्ट रूल्स थे उसके अनुसार इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक ही बार इंटीग्रेंड लिखें और दोनों जो फंक्शन है उसको ऐड करके इंटीग्रैंड के प्लेस पे लिखे, ऐसा भी चल सकता है, ऐसी प्रॉपर्टी के अनुसार हम लिख सकते हैं। सो दैट्स व्हाई हमने ये लिखा, और डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर एक साथ रख रही है, तो हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम दिख रहे हैं, यानी कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचा 1, बाकी सब सेम है। अभी 1 का इंटीग्रेशन जो है, तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस सी तो नहीं आएगा क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, तो जस्ट x लिखना पड़ेगा। सो x फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 हम फाइंड आउट करेंगे इसकी वैल्यू। ठीक है, तो x की वैल्यू एट अपर लिमिट यानी पाई बाय 2, x की वैल्यू एट लोअर लिमिट यानी 0, सो पाई बाय 2 माइनस 0 मिलेगा नेक्स्ट स्टेप पे। इसके बाद 2y हम मेरा पाई बाय 2 थ्रू आउट 2 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू पाई बाय 4 मिली। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन ऑफ दिस फंक्शन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अभी। इंटीग्रेशन from 2 to 5 root x upon root of 7 minus x plus root x, अगेन डेफिनेट इंटीग्रल, एंड डेफिनेट इंटीग्रल है ऊपर से जिस तरह से हमें इंटीग्रैंड दिया गया इस तरह का अगर इंटीग्रैंड हो, देख सकते हो इस तरह से जो इंटीग्रैंड है इनको हम प्रॉपर्टी यूज करके इजीली सॉल्व सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी जो है हमारी कौन सी है, ये यहाँ पे a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो जहाँ भी फंक्शन में x दिख रहा है उससे आप अगर रिप्लेस करते हो सम ऑफ दी अपर एंड लोअर लिमिट माइनस एक्स, तो इसकी वैल्यू, इस इंटीग्रैंड की वैल्यू चेंज नहीं होगी, सेम रहे। तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी कैन सॉल्व दिस इजीली। फर्स्ट ऑफ ऑल आई से असाइन किया एंड इक्वेशन 1 इसको इंडिकेट। ठीक है, अब हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे यूजिंग दिस प्रॉपर्टी a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू a टू बी एफ ऑफ a प्लस एक्स माइनस एक्स a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, यानी हम ये प्रॉपर्टी जो है हमारी, यानी सम ऑफ द लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस करो x को, तो वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन चेंज नहीं होता। यहाँ a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5 और x के प्लेस पे a प्लस बी माइनस एक्स लिखेंगे। यहाँ a क्या है 2, b क्या है 5, तो मतलब 2 प्लस 5 माइनस एक्स यानी 7 माइनस एक्स इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें मिलेगा 2 to 5 अंडर रूट ऑफ 7 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 7 माइनस एक्स प्लस एक्स की प्लेस पे क्या लिखना है 7 माइनस एक्स, तो लिखा। ठीक है, 7 माइनस एक्स के प्लेस पे 7 माइनस एक्स, अगेन न्यूमरेटर में भी एक्स के प्लेस पे 7 माइनस एक्स लिखा अकॉर्डिंग टू दिस, एक्स को 7 माइनस एक्स से रिप्लेस करना है अंडर द प्रॉपर्टी 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा 2 to 5 रूट 7 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 7 माइनस 7, ब्रैकेट ओपन किया तो साइन चेंज हो गई, 7 माइनस 7 प्लस एक्स, बाकी सब सेम है। सो अंडर रूट ऑफ 7 माइनस एक्स रूट एक्स प्लस रूट ऑफ 7 माइनस एक्स डी एक्स। ओके, उसके बाद
एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 2 है। अब हम ये जो हमारा फर्स्ट आई है और हमारा जो प्रॉपर्टी यूज करके सेकेंड आई मिला, दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमें मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड आई प्लस आई, राइट हैंड साइड 2 to 5 यानी ये वाला टर्म पहले लिखा है प्लस ये वाला टर्म सेकेंड लिखा है। दोनों में आप देख सकते हो इंटीग्रेंड जो है उसकी लिमिट सेम है, तो इस तरह से रहता है। तो हम इंटीग्रेंड जो है एक बार लिखेंगे और दोनों के इंटीग्रैंड एक साथ ऐड करके लिखेंगे लाइक दिस। ठीक है, हमने क्या किया, इंटीग्रेशन वन टाइम लिखा और ये एफ ऑफ एक्स से जी ऑफ एक्स का एडिशन लिखा, डीएक्स एक ही बार लिखा बाहर ब्रैकेट। अब इसको अगर हम ऐड करें, डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड कर सकते हैं, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम मिल गए तो ये कैंसिल होके 1 मिलेगा इसकी जगह। 1 का इंटीग्रेशन एक्स रहता है फ्रॉम 2 to 5 लिमिट अप्लाई करेंगे अगर, यानी फंक्शन एक्स की वैल्यू एट 5 होती है, माइनस फंक्शन एक्स की वैल्यू एट 2 होती है, तो अकॉर्डिंग टू दैट हमें 5 - 2 मिला है, दैट प्लस फाइनली 2i = 3 एंड फाइनली आंसर इज 3/2। तो गाइज यहाँ पे हम आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। ये 7 एग्जाम्पल्स से पहले के, बाकी के एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट सेक्शन में लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच, keep studying, keep practicing. Bye.